हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छा टॉपिक। जो आज की वीडियो है वो इस पे है कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान या डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के दौरान या प्रोविजनल पीरियड के दौरान जो है हम जो हमें जो ट्रेनिंग मिलती है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी टॉपिक जो है व्हाट वी लर्न ड्यूरिंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग या डीटी ट्रेनिंग या प्रोविजनल पीरियड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग जब कर रहे हैं तो हमें क्या क्या सीखना चाहिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि अप्रेंटिस के बाद 1 साल बाद जो है आप जैसे दूसरी जगह अप्लाई करते हो वहाँ पे इंटरव्यू होता है तो मेन जो है अप्रेंटिस ही रहती है। वो अप्रेंटिस ट्रेनिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं तब जाके आपको जॉब मिलती है। या अगर आप डीटी कर रहे हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, तो क्या क्या आपको सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है जब आप चार्ज लो तो कोई गलती ना हो। या प्रोविजनल पीरियड जो 6 महीने की होते हैं या 3 महीने की जो भी है, तो उसमें क्या आपको सीखना है ताकि आप प्लांट में कोई गलती ना करो, स्मूथली वो चला लो। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे बहुत सारे अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो कर रहे हैं बच्चे, उनका कॉल है कि सर जो है हम तो अप्रेंटिस कर रहे हैं, अब इसमें हमें क्या सीखना है वो हमें बताइए। तो उन सभी के लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ जो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए देखते हैं। पहली जो है अगर मैं बात करूँ कि जो है अप्रेंटिस ट्रेनिंग के पहले वीक सबसे पहले जाके हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें जाके क्या करना है दोस्तों, नो योर सेफ्टी। सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी के बारे में उस प्लांट में देखना है। हम उस प्लांट में गए तो उसमें देखें कि हमें हमारी सेफ्टी कुछ हो पाएगी कि नहीं। सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो बहुत ही डेंजरस प्लांट है। वहाँ पे अगर एक जो है फ्यूम्स लग जाए केमिकल की, तो 3-3 दिन बाद जाके नींद खुलती है ना। तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी पे फोकस कीजिए कि प्लांट में मेरे लिए क्या सेफ्टी है। तो उसके लिए जो है आपको अपनी पीपीज के बारे में और जो है उसके अलावा जो है बीएस है, ब्रीथिंग जो ऑपरेटर्स है, उसको पहनना आना चाहिए, कैसे उसका यूज करना है वो आना चाहिए, पीपीज क्या है उसके बारे में आना चाहिए। उसके अलावा कोई भी और अगर सेफ्टी है तो वो सब आपको आना चाहिए, ठीक है। अब जो है अपनी सेफ्टी एक को जो है ये तो अपने बारे में हो गया। उसके अलावा जो है केमिकल के बारे में जो है कौन कौन सी सेफ्टी है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, एमएसडीएस से। यानी कि जो केमिकल हैंडल होगा, आपको जो सेक्शन मिला होगा या जहाँ मिलेगा, तो उसको उसका एमएसडीएस पढ़ना पड़ेगा आपको कि मटेरियल सेफ्टी डाटा सेट, क्या वो केमिकल जो है फ्लेमेबल है या हजार्डस है या टॉक्सिक है, कैसा है ना। तो वो सब एमएसडीएस से पता चलेगा। तो सबसे पहले खुद की सेफ्टी के बारे में पढ़िए, उसके बाद जो केमिकल यूज हो रहा है उसकी एमएसडीएस की जानकारी आप लीजिए कि किस टाइप का हजार्ड से। कहीं ऐसा नहीं है ना कि जो केमिकल हम यूज कर रहे हैं वो कैंसर हमें हमें जो है लॉन्ग टर्म में जाके कैंसर हो जाए, ऐसा भी कई जगह होता है ना। उसके अलावा जो है आप हजार्ड्स की जानकारी जो है नेफा सिंबल, यानी कि नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, एक सिंबल दे रखा है, सिंबल की एक रेटिंग दे रखी है। जैसे 4 है तो 4 जो है 0 से 4 तक उसकी रेटिंग है ना। तो आपको उससे पता चल जाएगा कि जो केम उसमें जो है फायर हजार्ड्स, हेल्थ हजार्ड्स और जो है केमिकल की स्पेसिफिक हजार्ड्स, वो सारी चीज़ें उसमें दी रहेगी। तो उसमें जैसे फायर हजार्ड्स में अगर 4 रेटिंग आ गई तो समझ जाइए कि हाईली फ्लेमेबल ये केमिकल है ना, सॉल्वेंट जो भी है। उसके अलावा जीएचएस सिंबल भी है। जीएचएस सिंबल से भी हमें पता चल जाता है कि जैसे जीएचएस सिंबल बना दिया कि ये एक्सप्लोजिव है या जो है फायर वाला है, कुछ भी है, तो जीएचएस सिंबल या नेफा वगैरह ये सब जो है बना रहेगा, तो उसी से आप सीख सकते हो। उसके अलावा जो है आप जैसे इंटर कर रहे हो तो एमसीबी यानी मैनुअल कॉल पॉइंट के बारे में जानिए, पीए सिस्टम के यूज के तरीके के बारे में सीख लीजिए। उसके अलावा जो है फर्स्ट एड के बारे में, जैसे कोई केमिकल आपके ऊपर गिरा या कोई किसी चीज़ के फॉर्म्स लग गए तो उसका फर्स्ट एड क्या है, क्या यहाँ पे आप ध्यान रखें। बहुत लोग गलती करते हैं कि जब कोई केमिकल गिरता है तो पानी से धो लेते हैं। बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं दोस्तों जो पानी से उनको अगर धुल दिए तो वो और ही ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए उसके बारे में थोड़ा जानिए। ब्रोमीन लग गई तो उसमें क्या करना है, या क्लोरीन लग गई तो उसमें क्या करना है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा फर्स्ट एड उसके बारे में जानते रहिए। इसके बाद जो है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के बारे में जानना है।
फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से पहले आपको फायर के बारे में जानना है, फायर के कितने टाइप हैं, फायर के क्लासिफिकेशन क्या है, पूल फायर क्या है, वीएलवी फायर क्या है, या जो है आपका जो है फ्लैश फायर क्या है, जेट फायर क्या है, ये क्लासिफिकेशन उसके टाइप में, जैसे क्लास ए टाइप, क्लास बी टाइप, क्लास सी, क्लास डी टाइप, इसमें और उसमें फायर फाइटिंग के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना है, जैसे CO2 हुआ और DCP हुई, या इसके अलावा जो है आपका जो है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, वाटर ही मतलब कहीं होता नहीं है वाटर, वैसे भी कहीं कहीं प्रेशराइज करके रखते हैं, नहीं तो कहीं कहीं वाटर वैसे ही यूज करके ले सकते हो ना। उसके बाद जो है फोम टाइप का है, तो कहाँ पे कौन सा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट यूज होगा, वो सब डिटेल आपको जाननी है। उसके अलावा दोस्तों इसके अलावा जो है प्लांट का इमरजेंसी नंबर क्या है, एम्बुलेंस नंबर क्या है, फायर फाइटिंग का नंबर क्या है, इमरजेंसी में कहाँ पे कॉल करना है ना, ये सब चीज़ें आपको सबसे पहले अपनी सेफ्टी के लिए जानना पड़ेगा, है ना। ये सब नोट डाउन करना है। उसके बाद जब ये सब सीख लिए, तब आपको दूसरा चीज़ नो योर प्लांट, यानी अपने प्लांट के बारे में जानना है कि मेरा प्लांट जो है किस टाइप का है। उसकी प्रोसेस हजार्ड्स को समझिए, अपने प्लांट में जो हैंडलिंग हो रही है उसकी सबसे पहले PHA यानी प्रोसेस हजार्ड्स को समझिए। उसके अलावा जो है प्रोसेस जो है आपका जो प्लांट है उसका जो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन लीजिए, प्रोसेस में कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन उसका ओनली PFD डायग्राम की मदद से, यानी कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम की मदद से, बहुत शॉर्ट में, है ना, बहुत शॉर्ट में प्रोसेस फ्लो डायग्राम और PNID डायग्राम में यही अंतर होता है कि प्रोसेस जो है फ्लो डायग्राम एक जो है बहुत शॉर्ट में किसी भी चीज़ को बना देता है, लेकिन PNID डायग्राम हर एक पाइप की साइज से लेके, कंट्रोल वाल के टैग नंबर से लेके, लाइन के एमओसी से लेके हर चीज़ की डिटेल जानकारी देता है। तो आपको अभी PFD बनाना है जो प्लांट में हो रहा है ना। और जो है इसको मैं सिंपली बता दूं, जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे आपको जो है अमोनिया प्लांट में भेजा गया है, तो सबसे पहले आपने वहाँ के हजार्ड्स के बारे में समझ गया कि वहाँ पे हाई टेम्परेचर की स्टीम होती है, हाई प्रेशर की स्टीम होती है, अमोनिया गैस है जो बहुत ही खतरनाक है, जीवी सोल्यूशन है वो खतरनाक है। तो उसके दौरान अगर कहीं कुछ हो रहा है तो क्या क्या उपचार है, अमोनिया लग जाए तो क्या करना है, ये सब चीज़ें आपने पहले दिन जाके थ्योरी में समझ लिए। दूसरे दिन क्या आप गए तो अमोनिया प्लांट होता क्या उसके बारे में आपको जानना है, तो उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, जैसे PFD में जो है प्रोसेस फ्लो डायग्राम में ही उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन समझिए कि सबसे पहले जो है हमारा जो है डिसल्फ्राइजेशन सेक्शन आता है, उसके बाद जो है आपका शिफ्ट कन्वर्टर है, प्राइमरी रिफॉर्मर है जी, जो है CO2 रिमूवल है, उसके बाद जो है शिफ्ट कन्वर्टर है, जो भी है एक ओवरव्यू, मतलब प्रोसेस फ्लो डायग्राम से ही सीख जाइए, है ना। उसके बाद उस प्लांट में यूटिलिटी क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, वो भी बहुत ही शॉर्ट में समझ जाइए। तो इससे आप जब ट्रेसिंग करोगे आगे तो क्लियर होता रहेगा कि हाँ इसके बाद ये आया तो हाँ अब यहाँ पे चलना है ना। तो सबसे पहले प्रोसेस फ्लो डायग्राम समझ लीजिए, इक्विपमेंट की लोकेशन समझ लीजिए कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे है, कौन सा एरिया कहाँ पे है। उसके अलावा जो है यूटिलिटी समझ लीजिए, कौन कौन सी यूटिलिटी यूज हुई है, कौन कौन सी लाइन प्लांट में आई है, कौन कौन सी लाइन प्लांट से गई है, ये सब समझ लीजिए। रॉ मटेरियल उसका समझ लीजिए, लेकिन ओनली प्रोसेस फ्लो डायग्राम यानी कि PFD वेरी शॉर्ट में ये सब समझिए, लेकिन बहुत शॉर्ट में समझिए। उसके बाद क्या कीजिए, ये अगले हफ्ते में, मतलब एक हफ्ता यहाँ लगा एक हफ्ते यहाँ, 2 हफ्ते में आप कुछ मोटा मोटा जाएंगे, है ना। अब जो है 1 महीने तक आपको क्या करना है, नो योर प्लांट इन डिटेल, अपने प्लांट को जानना है लेकिन बहुत ही डिटेल में। जैसे प्रोसेस डिस्क्रिप्शन आपको समझना है तो वो भी डिटेल में समझना है विद द हेल्प ऑफ PNID। अब PNID डायग्राम बनाते बनाते ही प्रोसेस डिस्क्रिप्शन आपको समझना है। यूटिलिटी डिटेल के बारे में आपको जाननी है, जैसे स्टीम है तो स्टीम का टेम्परेचर, प्रेशर जो है, और जो है स्टीम में क्या क्या और एनालिसिस होती है। कूलिंग वाटर है, कूलिंग वाटर की हार्डनेस क्या है, उसका फ्लो कितना रहता है, उसका टेम्परेचर कितना रहता है, उसका प्रेशर क्या रहता है ना। ऐसे अब जो है नाइट्रोजन एयर हुआ, अब जो है इंस्ट्रूमेंट एयर हुई, और प्रोसेस एयर हुई, फ्यूल हुआ, फ्यूल में NG गैस की आप जान जाइए। पावर जो है पावर के बारे में जानिए, इंसुलेटर वगैरह जो भी, ये सब सीखना है बहुत ही डिटेल में विद द हेल्प ऑफ PNID। और जो है लाइन ट्रेसिंग, इसी में आपको लाइन ट्रेसिंग के दौरान प्लस PNID डायग्राम की सहायता से, प्लस जो है लैब की रिपोर्ट भी इसके साथ साथ लेके चलनी है। जैसे
कोई अगर पूछ ले कि जो है हम जानते हैं एनजी गैस का यूज होता है, लेकिन उसमें क्या क्या और होता है। तो एनजी गैस में मेथेन होता है, इथेन होता है, हेप्टेन होता है, पता ना क्या क्या होता है। तो वो सब एनालिसिस आपको आनी चाहिए इन डिटेल में, है ना। तो यहाँ तक आप पूरी तरह से अपने प्लांट को समझ गए। यहाँ पे 1 महीना लगाइए, 2 महीना लगाइए, लेकिन यहाँ तक अपने प्लांट को पूरी तरह से सीख जाइए, है ना। उसके अलावा आपको क्या आना चाहिए, मटेरियल बैलेंस आना चाहिए। और मटेरियल बैलेंस को डिटेल में नहीं सीखना है, पीएफडी के रूप में यानी प्रोसेस फ्लो डायग्राम के रूप में सीखना है। जैसे कोई पूछ दे कि आपने जो है यूटिलिटी में जो है आपने जो है ले लिया कूलिंग वाटर, जो है आपने कूलिंग वाटर ले लिया जो है 1000 मीटर क्यूब आपने कूलिंग वाटर लिया। बहुत ही सिंपल मैं समझा रहा हूँ। तो आपको क्या उसका मटेरियल बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी में आपकी एमईबी जो है मटेरियल बैलेंस जो है कैलकुलेशन इसी में यूज हो जाएगी। तो आप क्या कीजिए कि जो आपने 1000 मीटर क्यूब वाटर लिया तो उसको कहाँ कहाँ भेजे, कहीं हीट एक्सचेंजर में भेजे, कहीं इवोपरेटर में भेजे, कहीं कहीं भेजे। तो उसका जो है इन हुआ और कितना आउट हुआ, क्या वो बराबर हो रहा है कि नहीं, इनपुट इजकल टू आउटपुट हो रहा है कि नहीं, वो एक मटेरियल बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। जैसे अमोनिया बन रहा है तो अमोनिया में जो है पूरा का पूरा जो है कितना कन्वर्जन मिल रहा है, कितना क्या हो रहा है, तो एक आइडिया हो जाएगा ना। तो मटेरियल बैलेंस आपको 100% आना चाहिए। लेकिन एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम बना के, जैसे पहले आपने इतना हुआ, वहीं से लाइन निकालते निकालते कि इसमें गया, फिर इतना आउट हुआ, इतना इन हुआ, इतना आउट हुआ, इतना कंजप्ट हुआ, ऐसा है ना। तो ओनली प्रोसेस फ्लो डायग्राम से मटेरियल बैलेंस बनाना सीख जाइए, ठीक। उसके अलावा जो आपका काम रहेगा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड ऑपरेशन डिटेल ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि अब जो इक्विपमेंटों की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी पढ़नी है, प्लस उसको कैसे ऑपरेट करें उसके लिए एसओपी का हेल्प लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का। तो अब आपने यहाँ तक सीख लिया, उसके बाद जो इक्विपमेंट है उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन करना है, प्लस उनको कैसे ऑपरेट करना है, उसकी बस ओनली एसओपी पढ़नी है, ऑपरेट नहीं करना है, ओनली एसओपी करनी है ना। जैसे एक मैं पंप का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और इसके जो है ऑपरेशन की एसओपी बता दूं। तो जैसे पंप मैंने लिया, तो पंप का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या हमें मालूम होना चाहिए कि पंप किस टाइप का है, सेंट्रीफ्यूगल है या रेसिप्रोकेटिंग है, और जो है पंप कितने किलोवाट का है, पावर उसका, और पंप जो है टाइप उसका जो है पावर कितना ले रहा है, उसका जो है सक्शन कहाँ से ले रहा है, डिस्चार्ज कहाँ पे कर रहा है, सक्शन प्रेशर कितना है, डिस्चार्ज प्रेशर कितना है, सक्शन टेम्परेचर कितना है, डिस्चार्ज टेम्परेचर कितना है। उसके अलावा जो है पंप का NPSH कितना है, पंप का NPSH कितना है, पंप का जो है इम्पेलर जो है किस टाइप का है, और जो है एक तरह से ओपन है, क्लोज है, सेमी ओपन है, ये सब है ना। तो ये सब जो है पंप के होंगे। ऐसे ही टरबाइन हुई, टरबाइन की जो है कैपेसिटी वगैरह जो है, कंप्रेसर हुआ, ब्लोअर हुआ, हीट एक्सचेंजर हुआ, डिस्टिलेशन कॉलम हुआ, एब्जॉर्प्शन कॉलम हुआ, वाल्व हुए, बॉयलर हुए, इन सब के जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लेना है आपको। और उसके ऑपरेशन डिटेल, जैसे पंप है, पंप को कैसे चलाया जाए, सबसे पहले अगर उसको चलाना है तो एसओपी में क्या क्या लिखा है उसको पढ़िए। कि सबसे पहले हम देखते हैं उसका सक्शन वाल्व खुला हो, और डिस्चार्ज अगर रेसिप्रोकेटिंग है तो सक्शन वाल्व डिस्चार्ज वाल्व खुला हो, वेंट वाल्व बंद हो, और उसमें प्राइमिंग वगैरह करनी है या नहीं, वो सब एक एसओपी को पढ़ के आप क्लियर कर लीजिए, है ना। उसके ऑपरेशन को हीट एक्सचेंजर लाइन में लेना है तो कैसे लेना है, हीट एक्सचेंजर को जो है बंद करना है तो कैसे बंद करना है, हीट एक्सचेंजर की क्लीनिंग करानी है तो कैसे, ये सब एक एसओपी के जरिए आप क्लियर कर लीजिए। कोई कंट्रोल वाला का है तो वो एयर फेल टू ओपन है या एयर फेल टू क्लोज है, उसके बारे में आप पढ़े, क्यों एयर फेल टू ओपन है, क्यों एयर फेल टू क्लोज है, ये सब चीज़ें आपको डिटेल आपको पढ़नी हो सकता है इसमें आपको 2 महीने या 1 महीने लग जाए, ठीक है। ये सब पढ़ लिया। उसके बाद क्या है, परमिट सिस्टम एंड इक्विपमेंट हैंडओवर। अब हमें पढ़ना है परमिट सिस्टम क्या है, परमिट परमिट के बारे में पढ़ना है कि जैसे कोल्ड वर्क परमिट होते हैं, हॉट वर्क परमिट होते हैं, हाइट वर्क परमिट होते हैं, कन्फाइंड स्पेस वाली परमिट होती है, रेडियोग्राफी वाली परमिट होती है, एक्सकवेशन खुदाई कहीं हो रही है उसकी परमिट होती है। तो इन परमिटों के बारे में पढ़ना है, इससे ये आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या हमें सावधानी रखनी है, कौन कौन सा हजार्ड हो सकता है ना। तो ये कंप्लीट करनी है। इसके अलावा चेक लिस्ट भरनी भी आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। उसके अलावा जो परमिट के बारे में जान के उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस कीजिए। इतना तक हो गया। जैसे व्हाट इफ एनालिसिस, जैसे कोई पंप चल जो है, ये पंप कोई है, वो चलते चलते जो है अनलोड हो गया, ठीक है, मतलब चलते चलते जो है प्रेशर जीरो कर दिया, उसका डिस्चार्ज प्रेशर क्या हो गया, जीरो हो गया।
तो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि जो है अगर उसका व्हाट इफ एनालिसिस कीजिए। जैसे पंप चलते-चलते क्या हो गया? अनलोड हो गया, तो उसका पॉसिबल कारण क्या है? क्यों अनलोड हो गया भाई? तो बहुत सारे कारण हैं पंप के, जो है चलते-चलते अगर छोड़ दे रहा है लोड, तो बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है प्राइमिंग की प्रॉब्लम आ गई। दूसरा कारण हो सकता है जो लेवल है, जहाँ से लिक्विड आ रहा था, वही खाली हो गया, वेसल ही खाली हो गया जहाँ से वो सक्शन कर रहा है। या तीसरा हो सकता है स्टेनर चोक हो गया। चौथा हो सकता है पावर सप्लाई कम हो गई। पांचवा हो सकता है जो जहाँ पे भेज रहा है पंप का डिस्चार्ज, वो वाल्व किसी ने बंद कर दिया हो, या एनआरवी में कोई दिक्कत आ गई हो, या जो है टेम्परेचर सक्शन टेम्परेचर बढ़ गया हो जिसकी वजह से वेपर जनरेट हो रही है। ढेर सारे कारण हैं। तो ये आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये चीज़ें हो सकती है कोई पंप लोड छोड़े तो। फिर दूसरा, उसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ सकता है, तो इम्पैक्ट भी मालूम होना चाहिए कि भैया ये पंप छोड़ा है तो अब इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इमरजेंसी आ जाए इसकी वजह से, है ना, तो वो इम्पैक्ट भी आपको समझना होगा। उसके अलावा रेमेडीज एक्शन भी लेना है, तुरंत उसको लोड दिलाना आना चाहिए। तो यहाँ तक आपने अभी तक बस थ्योरी ही सीखी, सब कुछ किया, हाथ अभी नहीं लगाए आपने, यहाँ तक आपने पूरा सब कुछ सीख लिया। इसके अलावा अगर जैसे कोई कह दे कि कोई डिस्टिलेशन टावर का प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या क्या रीजन है डिस्टिलेशन टावर में प्रेशर बढ़ने का? तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि स्टीम जो है रिबॉयलर में बहुत ज़्यादा झोंक दिए, कि बहुत ज़्यादा स्टीम जो है ज़्यादा हुई, वेपोराइजेशन ज़्यादा हुआ, डिस्टिलेशन टावर का प्रेशर बढ़ गया, है ना। तो और उसका रीजन क्या हुआ, तो वो आगे जाके कंडेंसर को प्रेशराइज करेगा, फिर वहाँ से प्रोडक्ट वगैरह दिक्कत आएगी। फिर उसका एक्शन क्या है कि भैया स्टीम कम कर लो, है ना। तो ये सब जो है रेमेडीज एक्शन माइंड में आने चाहिए। इसके अलावा आपको क्या आना चाहिए, अब जाके आपको इतना सब कर लो, तब जाके जॉब ट्रेनिंग, तब जाके आप किसी पंप को चलाइए, या वाल्व को खोलिए, या हीट एक्सचेंजर को चलाइए, बंद कीजिए, या बॉयलर को चला सकते हैं। तब जाके इतना सब कुछ करने के बाद आप जो है जॉब ट्रेनिंग लीजिए। जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे पंप है तो पंप को चलाना है ना, तो पंप को खुद जाके चलाइए, ताकि अब ट्रेनिंग अब कीजिए, अब कुछ भी दिक्कत नहीं है। जब इतना सब कुछ कर लिए तो पंप को चलाइए, पंप को बंद कीजिए, पंप का चेंज ओवर कीजिए, पंप को हैंड ओवर कीजिए, पंप को डिप्रेशराइज कीजिए, कुछ भी कीजिए, है ना। उसके अलावा कोई वाल्व है तो वाल्व को बंद करना शुरू कीजिए, या खोलना, या थ्रोटल करना, स्ट्रेक चेकिंग, ये सब करना शुरू कीजिए। कोई कूलिंग टावर का फैन है उसको लाइन में लेना है, या कुछ भी करना है। उसके अलावा जो है डिस्टिलेशन टावर को कैसे चलाना है, कैसे बंद करना है, अब ये करना आप काम, अब यहाँ पे आप काम करना शुरू कर दीजिए। बहुत जगह ये प्रॉब्लम है कि ये सब चीज़ें जो है 3 महीने के अंदर होती है, तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और बहुत जगह ये होती है कि एक स्पेसिफिक लोकेशन मिल जाता है, तो वहाँ तो सही है, इतना बहुत टाइम में हो जाएगा। और कुछ कहीं दिक्कत होती है कि भैया आपको ऑपरेट करना नहीं दिया जाता। लेकिन एक चीज़ और है, आप सीनियर के साथ जब रहेंगे तो सीनियर से रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मुझे ये काम करने दीजिए, तो वो सीनियर जो है ज़रूर करने देगा। तो उसके ऑब्जर्वेशन में आप जो है पंप को चलाना, पंप को बंद करना, फ़िल्टर चेंज ओवर करना, कुछ लोडिंग कराना, अनलोडिंग कराना, किसी चीज़ की क्लीनिंग कराना, स्टेनर क्लीनिंग कराना, है ना। ये सब चीज़ आपको आ जाना चाहिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ये सब अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान इतना सब कुछ आ जाना चाहिए। उसके अलावा जो है लास्ट जब तक आप वहाँ से निकलो सर्टिफिकेट लेके, तब तक आपको प्लांट का स्टार्टअप और शटडाउन भी आ जाना चाहिए उस प्लांट का। और वो नॉर्मल स्टार्टअप शटडाउन नहीं, और जब जब इमरजेंसी जैसे कूलिंग वाटर फेल हो गया, इंस्ट्रूमेंट एयर फेल हो गई, पावर फेल हो गई, स्टीम फेल हो गई, या रॉ मटेरियल फेल हो गया, तो उस दौरान जो है आपको प्लांट इमरजेंसी में स्टार्टअप या शटडाउन आना चाहिए। अगर इतना सब कुछ कर लिए तो समझ लीजिए अप्रेंटिस आपके बहुत ही अच्छी क्लियर हो गई, और कोई भी कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले आपको प्रीफर करेगा। ये सब एक तरह से सिलेबस समझिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग का, इतना सब कुछ आपको आना ही चाहिए, है ना। जैसे अब ओवरव्यू में बता दूं, ओवरव्यू में जैसे अमोनिया प्लांट में मुझे मिला, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जैसे यूरिया प्लांट, चलो यूरिया प्लांट में मिला तो सबसे पहले मैंने सेफ्टी के बारे में सीख गया वो पहले हफ्ते में। दूसरे बारे में सीख गया कि यूरिया बनाने के लिए सबसे पहले जो है हाई प्रेशर होता है, मीडियम प्रेशर होता है, और लो प्रेशर होता है, वैक्यूम होता है, प्रेलिंग होती है, उसके बाद बन गई यूरिया, ठीक है। ये हमने प्रोसेस फ्लो डायग्राम सीख गया। उसके बारे में अब हमें उसको डिटेल में पढ़नी है, तो भैया
अब डिटेल में चलेंगे तो रिएक्टर का हाई प्रेशर का प्रेशर कितना होता है, टेम्परेचर का होता है, R1 के बाद E1 में आता है, E1 से U2 E3 ऐसे करके हमारा जाता है। तो ये सब हमें अब PNID के साथ चला के सीखना है, वैक्यूम तक, प्रेलिंग तक, और जो है फिर यूरिया गिराना है, कन्वेयर बेल्ट वगैरह सब उसमें इंक्लूड करके, ठीक है। उसके बाद ये सीख गए, ये हमने अभी तक सीखा, ठीक है, डिटेल में भी सीख गए। उसके बाद जो है जितनी भी यूटिलिटी है उसके बारे में सीख गए, ठीक है। अब पंपों के बारे में पढ़ना है, जैसे हमारा P1 है या P2 पंप है तो उनके ऑपरेशन कैसे कैसे करना है, तो वो हम SOP पढ़ लिए उसकी कि हाँ ऐसे ऐसे करते हैं। उसके बाद जो है हम उसमें परमिट जो भी आ रहा है, परमिट कैसे है, उस क्या क्या ध्यान में रखते हैं वो सब देख ले। हाई कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने के लिए क्या क्या पैरामीटर होना चाहिए वो सब पढ़ लिए अच्छे से, है ना। उसके बाद जो है हम एक व्हाट इफ एनालिसिस कर लिए कि हो सकता है अगर हमारा P1 पंप फेल हो जाए या बंद हो जाए तो हमें क्या करना है ना, किसको किसको आइसोलेट करना है, इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या है, वो सब हम सीख गए। उसके बाद हम जॉब ट्रेनिंग, तब हम जो है सीनियर से कहेंगे सर हमें अब ये काम करने दीजिए, तो वो अब काम कराएगा। तो ये सब काम करने से कॉन्फिडेंट आएगा, बस और कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इम्प्रूव होगा, और जाते जाते आप ये भी सीख जाओ कि कैसे जो है शट डाउन करते हैं यूरिया प्लांट का, कैसे उसको लाइन में लेते हैं, जब कोई ट्रिप जो हो जाता है प्लांट तो कैसे उसको स्टार्ट करते हैं या स्टॉप करते हैं, ये सब आपको आ जाएगा तब, है ना। तो ये एक मोटा मोटा जो है ये सब चीज़ें आपको सीखना है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर जो है बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। अब तो यार अगर नहीं हुई तब बताऊंगा।